नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। राष्ट्र संवाद कार्यक्रम में सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। कल राजस्थान के दौरे से जुड़ा हुआ प्रधानमंत्री मोदी का दौरा था। हालांकि उनको पहुंचने में देरी हुई और इसके बाद उन्होंने राजस्थान की जो जनसभा थी और उसमें जिस तरीके से लोगों को संबोधित किया वो एक चर्चा का विषय बन गया। और वो चर्चा का विषय इसलिए बन गया क्योंकि उन्होंने माइक का भी प्रयोग नहीं किया 10 बजे के बाद और लगातार इस चीज को लेकर उन्होंने लोगों से माफी मांगी देरी के कारण। क्या कुछ और भी मामले हो सकते हैं क्योंकि राजस्थान में चुनाव भी होने हैं अगले साल, इससे जोड़कर भी हम देख सकते हैं उनके इस दौरे को। राजस्थान में जो है प्रधानमंत्री मोदी 2 साल बाद पहुंचे हैं और इसको लेकर उन्होंने लगातार प्रदेशवासियों यानी कि जनता जो वहां पर आई थी उससे माफी भी मांगी। इसी मुद्दे को लेकर चलते हैं सीधे अपने नेशनल एडिटर मयूर जानी जी के पास। सर, क्या कुछ कहेंगे राजस्थान दौरे को लेकर प्रधानमंत्री जी के? देखिए, इनका कल एक बहुत बड़ी शक्तिपीठ है, नवरात्रि चल रही है, तो माँ अम्बा की जो शक्तिपीठ है अंबाजी, जो बिल्कुल राजस्थान से उन बॉर्डर से सटा हुआ वो इलाका है। अंबाजी से आप थोड़ा 60 किलोमीटर आगे जाएंगे तो फिर आबू रोड आ जाता है और आबू रोड के पास में बहुत प्रसिद्ध जो एक पर्यटन स्थल है आबू, माउंट आबू। अब वहाँ अब जब शक्तिपीठ के दर्शन कर लिए माता जी के, उसके बाद नरेंद्र भाई ने फिर से रोड शो किया। जैसे हमारे दर्शक अभी देख रहे हैं तो वो अपने काफिले के साथ निकले और रोड शो किया और वहाँ उसके बाद फिर वो आबू रोड पहुँचे जो कि राजस्थान का हिस्सा है। और वहाँ जाके 10 बजे के बाद माइक के उपयोग का प्रतिबंध है, तो ये प्रतिबंध का उन्होंने पालन किया और कहा कि मैं आप लंबी बात कर नहीं पाऊंगा। लेकिन उन्होंने ये जेस्चर दिखाया कि उन्होंने घुटनों पे जाके 3 बार जो है वो नमन किए वहाँ उपस्थित जो जनमेदनी थी और उनको भी, और साथ में टेलीविज़न के माध्यम से पूरे राजस्थान की जनता को भी। उन्होंने कहा कि मैं 2 साल के बाद आया हूँ, इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैं ब्याज के साथ जो है मेरा नहीं आना हुआ उसको मैं चुकता कर दूंगा। अब ये देखा जाए तो एक ऐसी घटना है जिस पर एक एंगल से बात हो सकती है, एक फ्लैट लेवल के ये हो गया, ठीक है। अच्छा, इसके अर्थ क्या निकलते हैं? हम तो संवाद कर रहे हैं शोभित जी, तो संवाद में हम जो है उसके मर्म तक पहुंचने की कोशिश करते हैं हमेशा। देखिए, इसका बहुत सारे मतलब अब निकले जाते हैं। हालांकि ये जरूरी नहीं था कि वो वहां जाए। आबू जाना कल रात को उनके लिए बिल्कुल जरूरी नहीं था, लेकिन वो इसलिए कल गए वहां पे क्योंकि राजस्थान में जिस तरह से कांग्रेस की अब हालत दिन ब दिन पतली होती जा रही है और ये जो पूरा तमाशा हो गया, उस तमाशे के बाद अब एक तरह का वो अंडर करंट देने के लिए गए वहां पे कि भाई मैं अपनी उपस्थिति यहाँ दर्ज करवाता हूँ ताकि उसका जो एक अंडर करंट जो है वो राजस्थान की जनता में भी जाए, राजस्थान की जो भारतीय जनता पार्टी है उसमें भी जाए, और साथ में एक तरह की आप ये सोच सकते हैं या ये कह सकते हैं कि एक हिडन थ्रेट जो है ये उन्होंने अपनी उपस्थिति से कल वहां पे दे दी कि मैं ब्याज के साथ आपको चुकता करूंगा। मतलब समझिए, ब्याज के साथ चुकता मोदी जब करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण मामला रहा कि उनका कल जाना और फिर माइक का उपयोग भी ना करना। हालांकि हमने देखा है गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के ये तो प्रधानमंत्री है देश के, लेकिन उनके जो सेकंड कैडर के या थर्ड कैडर के जो नेता लोग होते हैं वो भी इस नियम को नहीं मानते। ठीक है, आप आइए हमारे साथ अहमदाबाद में, हम आपको ऐसे 50 जगह पे लेके जाएंगे जहाँ पे 2:30-3 बजे तक माइक बजते हैं। गुजरात में हर जगह बजते हैं। इसका कोई पालन जो है कोई मतलब ज़रूरी नहीं है कि हर कोई करता हो, लेकिन अब क्योंकि कल उनको एक मैसेज देना था कि देखिए मैं तो देश का जो कानून है उसका सम्मान करता हूँ, ये पहली एक जेस्चर होता है, वो जेस्चर उन्होंने दिखाया और एक करंट छोड़ दिया उन्होंने कल जाके राजस्थान में। हमारे पास एक ये आई है, एक है ये हमारे बहुत वरिष्ठ, हम जिसको मेंटर मानते हैं, गर्ग साहब उन्होंने भेजा हुआ है ये एक जो गहलोत गए थे ना, तो वो एक वायरल हुआ है, वो हल्का सा है, वो एक फोटोग्राफर ने फोटो खींची है, मनोरमा, मलयालम मनोरमा का एक फोटोग्राफर है सुरेश करके। तो सुरेश भाई ने ये एक फोटो खींच ली थी जो लिखा हुआ था उस चिट्ठी में, ठीक है। अब ये इसका जिक्र हम अभी क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये हालात कुछ ऐसे बने हुए हैं। मैं चाहूँगा कि मैं उसमें से पढ़ के बताऊँ मैं आपको। ये मेरे पास है, पता नहीं अभी हम लोग हमारे कैमरा पर्सन इसको दिखा पाएंगे नहीं दिखा पाएंगे, ये मुझे लगता है शायद मुश्किल होगा अभी, लेकिन इसमें लिखा है, मैं बताऊँ,
गहलोत जी ने लिखा हुआ है, इसमें हिंदी में है कि जो हुआ बहुत दुखद है, मैं भी बहुत आहत हूं। ये पहला शब्द है, पहली लाइन है इनकी। और उन्होंने कहा कि बाद में कहा कि राजनीति में हवा बदलते देख, उसके बाद फिर लाइन कट रही, मतलब वो कहीं इशारा कर रहे हैं कि राजनीति में हवा बदल के देख जो लोग अपना रुख बदल देते हैं उनको लेकर उनका दूसरा बिंदु है ये। फिर उन्होंने कहा समय की बात कुछ लिखी है, आरजी मतलब राहुल गांधी 1 घंटा, और सचिन पायलट मतलब एसपी, ठीक है, और उनको वहां पे कॉमा करके फिर 1 घंटा लिखा हुआ है, ठीक है, मतलब कि उनकी बातचीत को लेकर मुझे बात करनी है। फिर सचिन पायलट पर लिखा कि एसपी विल लीव पार्टी, वहां लिखा है देखिए कि सचिन पायलट पार्टी छोड़ देंगे, ये आपको मैं बताने जा रहा हूं, ठीक है, और पार्टी के लिए ये अच्छा भी होगा ये भी बता रहे हैं। पहला, अच्छा, अब वो पैसे की बात लिख रही है, 10 करोड़ रुपए की बात है, 10 करोड़ रुपए डैश किया है बीजेपी के द्वारा, वहां फिर वो ढक गया है। ये अभी स्थिति है कांग्रेस की राजस्थान में, आप समझिए, मतलब कि ये अभी से बता रहे हैं कि वो जा रहे हैं, वो छोड़ देंगे। आप ऐसे व्यक्ति पर भरोसा कर रहे हैं जो आपके साथ रहने वाले नहीं है। और नरेंद्र भाई का कल वहां जाना, ठीक है जी, वो ये बात को दर्शाता है कि उस चीज को भांप रहे हैं, उनको भी पता है कि अगर राजस्थान में चुनाव से पहले अगर भारतीय जनता पार्टी को अपनी सरकार बनानी हो तो क्या करना पड़ेगा। तो ये सब चीजें जो है, ये घटनाएं और ये उनका आबू रोड में जाना इस बात की ओर इशारा करता है शोभित भाई कि कुछ ना कुछ हमको हो सकता है आने वाले एक आध महीने में कुछ देखने को मिल जाए। इसीलिए ये दौरा जो है इनका महत्वपूर्ण था, इसीलिए इनका जो 3 बार घुटनों के बल झुक के फिर जो उनको प्रणाम करने का जो जेस्चर दिखाया है, ये भी इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जी। तो ये इसलिए आज संवाद करना हमारे लिए जरूरी था। बिल्कुल, तो निश्चित ही तौर पर प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा अपने आप में महत्वपूर्ण भी माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने लोगों से संवाद स्थापित किया और वहां पर कई नियम को भी उन्होंने अपनाया है, जो एक बड़ा मैसेज जो है वो जा रहा है लोगों तक। बढ़ते हैं दूसरे संवाद की तरफ, और दूसरा संवाद बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये आने वाले युग के लिए काफी मजबूत कदम के तौर पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि 5G की शुरुआत हो गई है और उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री मोदी ने सुबह 10:30 बजे प्रगति मैदान से कर दिया है। तो इससे जुड़े ही संवाद पे जुड़ेंगे अपने नेशनल एडिटर मयूर जानी जी के साथ में। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे 5G? मैं आपके साथ बात करते करते एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था, बड़ा इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है। एक तो ये देखिए कि एक कुल मिला के 72 देश है दुनिया में ऐसे जहाँ पे 5G नेटवर्क शुरू हो चुके हैं, ठीक है, पर साथ में ये जरूरी नहीं है कि 5G नेटवर्क जो है वो पूरे, जहाँ 72 देश है तो उनके सभी शहरों में पूरे देश में फैल गए हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। कुल मिला के इन 72 देशों के 2000 शहर ऐसे हैं जहां पे ये जो 5G नेटवर्क है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, और बाकी 24 स्टैंड अलोन नेटवर्क है, जहाँ 24 ऐसे नेटवर्क है जो बिल्कुल स्टैंड अलोन नेटवर्क इनके 5G के लगाए गए हैं। इसमें हम ये भी आपको बताने की कोशिश करना चाहते हैं कि इसके साथ साथ देखो, फॉर एग्जाम्पल चाइना कितना बड़ा देश है, तो चाइना के 356 शहर में ये 5G नेटवर्क लगा हुआ है। यूनाइटेड स्टेट्स के 296 शहरों में ये 5G नेटवर्क काम कर रहा है। फिलीपींस जो हालांकि बहुत छोटा देश है, वहाँ भी 98 सिटीज ऐसे हैं जहाँ पे वो काम कर रहा है। हालांकि साउथ कोरिया जो हाईली डेवलप्ड कंट्री है, वहाँ पे सिर्फ 85 जो है शहर है, वहाँ पे ये काम कर रहा है। तो ये एक अपने आप में, इसको लेकर बहुत सारी ये भी चीज़ें हैं ना कि आप सुनते हैं कि भाई क्या इसको लेकर हवाई यात्रा या हवाई सेवा जो है तो क्या उसको कोई असर होगी या क्या क्या तकलीफें होगी, पर इसको लेकर ये सब अफवाह है, इसके कहीं साबित किया ऐसा कुछ हुआ नहीं है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये बड़ा फास्ट बना देगा चीज़ों को, ये मतलब ऐसे ये स्पीड जो है ना इनकी इतनी बढ़िया, अगर ये ठीक से काम कर रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि 4G भी ठीक से काम नहीं कर रहा है। प्रॉब्लम हमारी ये है 4G चलता है 3G की स्पीड से, ठीक है, तो अगर हो सकता है 5G चलेगा फिर 4G की स्पीड से। बाकी ये सब देश जो है यहाँ पे ऐसा मामला नहीं है, वो जो है वो इतनी स्पीड से वो चलता है, जो ओरिजिनल स्पीड होती है वहीं से वही स्पीड देता है आपको। अगर वो स्पीड देता है तो आप समझ लीजिए कि अगर आपके पास 4 लेन हाईवे है, फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ आपको, आपके पास 4 लेन हाईवे है, ठीक है, अब अचानक से आप 10 लेन हो जाए तो क्या होगा, मतलब 5 लेन इस तरफ 5 लेन इस तरफ, समझने के लिए बात कर रहा हूँ मैं, तो क्या फिर यातायात की स्पीड क्या हो जाएगी, क्या गति बन जाएगी। तो ये इस तरह का हाईवे है जो बड़ा हुआ, तो इसमें डाटा का आना जाना जो है वो इतना तेजी से हो जाएगा, तो इसके बहुत बड़े मतलब इतने सारे फायदे हैं कि
आप मतलब इसको नज़रअंदाज कर ही सकते हैं। और ये संचार क्रांति जो है जी उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है। ये उसके लिए इतना ज़रूरी है कि बहुत सारी चीज़ें अलग अलग हो जाएगी। हम एक रिपोर्ट भी आपको जो है ये बताने की कोशिश कर रहे हैं अभी, इससे फ़ायदे क्या होंगे, पर जो मैं थोड़ा स्पेसिफिकली कैटेगरिकली जानना चाहता हूँ कि इसमें और क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो ये एक ऐसा, अच्छा, अमेरिका में जब ये पहली बार लगा था जी तब अमेरिका में इसका विरोध हुआ था। कंजर्वेटिव लोगों ने इसका बहुत ज़्यादा विरोध किया था। जी पर उसके बाद धीरे 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 वो अभी भी अमेरिका में क्योंकि अमेरिका, पूरे अमेरिका में वो छाया नहीं है, ना पूरे चाइना में है, हर जगह अलग अलग शहरों में वो धीरे धीरे विस्तृत होता जा रहा है। तो जैसे मैंने कहा फायदों में, एक तो तेज डाउनलोड की गति है, मतलब आपने समझ लो 2, 2.5, 3 GB की कुछ, फॉर एग्जांपल कोई भी डाटा जो है आपने रखा है डाउनलोड करने के लिए, तो यूं चुटकियों में हो जाएगा वो, ठीक है। और उसकी जो कंटिन्यूटी है इन टर्म्स ऑफ, जैसे नेटवर्क ड्रॉप हो जाता है, जैसे होता है ना हमारे यहाँ, वहाँ वो 5G में उसकी होने की संभावना ना के बराबर हो जाती है। अच्छा, अब और क्या बता रहे हैं कि अधिक उपकरणों के लिए समर्थन मिलेगा इससे। मतलब आप यहाँ पे, हम जैसे हमारे यहाँ वाईफाई चल रहा है अभी, ठीक है, तो वाईफाई में हम यहाँ पे 2-2 वाईफाई लगा के बैठे हैं, और ताकि हमको इतने सारे सिस्टम चलाने, और वहाँ पे हमको तेजी भी चाहिए, गति भी चाहिए। वहाँ ये जो है वो एक ही वाईफाई कनेक्शन आपको हो सकता है कि हमारे जितने भी कनेक्शन है उसको उतनी ही या उससे ज़्यादा गति दे दे, तो वो भी उसकी एक है। और अच्छा, इसमें बिजली की खपत कम होती है, ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है ऊर्जा बचाने के दृष्टिकोण से। तो ये सब बताया गया है कि इससे ये सब चीज़ें होंगी। और जैसे फॉर एग्जांपल 10 GB जो है वो सेकंड की स्पीड से कुछ भी डाउनलोड कर सकते हैं आप, मतलब पर सेकंड 10 GB अगर हो गया तो समझिए क्या हो गया। बिल्कुल, तो ये इतनी बड़ी बात है। तो इससे काफ़ी सारी चीज़ें जो है बदलेगी, और कॉल ड्रॉप रेशियो ऑलमोस्ट नहीं रहेगा आपका, और सेवाएं और तेज हो जाएंगी, कम्युनिकेशन में हर एक तरह से क्रांति हो जाएगी 5G के आने से। तो ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और आज पहुंचे, अभी एक हमारे पास फोटो आ रही थी वहीं, ये रिलायंस के जो कोपकोम वाले भाई साहब है, उन्होंने फोटो भेजी हमको कि जियो पैवेलियन भी पहुंचे। हमने अभी देखा भी, वो चश्मा वश्मा पहन के जो है वहाँ पे वो देख रहे थे पूरा। तो अच्छा है, देश के लिए अच्छा है। और संचार क्रांति हम सब जानते हैं। देखिए, जब राजीव गांधी ने जो कुछ 3-4 महत्वपूर्ण काम किए, उसमें से एक बहुत बड़ा काम किया था संचार क्रांति का काम, ठीक है। वहाँ उससे पहले अगर आप देखें शोभित जी, तो एक टेलीफोन जो होता था, वो टेलीफोन भी हर एक के घर में नहीं हुआ करता था। वो एक पूरे मोहल्ले में या 2 मोहल्लों में कहीं शायद किसी एक के घर हुआ करता था। और आपको अगर एक शहर से तो छोड़िए, हाँ मतलब इंटरनल तो ठीक है हो जाए, लेकिन अगर एक शहर से बाजू के शहर में फ़ोन लगाना है तो भी आपको जो है फिर उसके लिए बुक करना पड़ता था। उसके बाद फिर तो अचानक से वो जो क्रांति आई, शाम पेट्रोल लेके आ गए, तो देखिए उसके बाद एक नई पूरी दुनिया खुल गई हमारे लिए। तो फ़ोन का मिलना आसान हो गया, वरना 5-5 साल तो वो टेलीफोन के लिए आपको वेटिंग में रहना पड़ता था। तो वो एक बड़ी क्रांति जो आई, उससे देश की जो आगे बढ़ने की क्षमता थी उसमें बहुत बड़ा फर्क पड़ गया। और आप, हमको याद है कि वो जगह जगह एसटीडी पीसीओ बूथ खुलने लगे, रोजगार का एक नया माध्यम खुल गया अपने आप में। तो उसके बाद तो फिर हम जाते हैं उदारीकरण के बाद, फिर हम तो मतलब पेजर का आना, फिर पेजर के बाद तुरंत ही मोबाइल फ़ोन का आ जाना, और उससे क्या क्या फ़ायदे हो रहे हैं हम देख रहे हैं सब। तो संचार में तो जितनी और अच्छी व्यवस्था जितनी हो सके उतनी हो, तो मेरे ख्याल से उसको फ़ायदा ही फ़ायदा होता है। और अब भारत भी जो है उसका फ़ायदा लेने के लिए आज से शुरुआत कर रहा है, तो ये अच्छी बात है। चलिए, बढ़िया है सर, क्योंकि निश्चित ही तौर पर एक ये मजबूत कदम है देश के लिए भी, और आने वाले युवाओं के लिए भी ये मजबूती प्रदान करेगा हर एक क्षेत्र में। बढ़ते हैं तीसरे संवाद के लिए, और राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की ही हम बात करना चाहेंगे, क्योंकि कांग्रेस में घमासान है और हर दिन एक नए पहलुओं पर बात हम करते हैं, क्योंकि वो पहलू हमें दिखाई दे रहे हैं, आप लोगों के पास भी समक्ष उनकी पहुंच हो रही होगी। और ये बात करना बहुत जरूरी हो जाता है कि ये जो अध्यक्ष पद का घमासान ये आज का नहीं है, क्योंकि नए परिवेश में हम लोग ये समझ रहे हैं कि इस तरह की स्थिति आज पहली बार जो है कांग्रेस फेस कर रही है। इससे पहले की अगर बात करेंगे और उससे जुड़े हुए मुद्दों पर बहुत गहनता से प्रकाश डालेंगे हमारे नेशनल एडिटर मयूर जानी जी, और उन्हीं के पास इस मुद्दे को लेकर चलते हैं कि पहले भी इस तरह की मुद्दे, जैसा कि हमारी सुबह बात हो रही थी कि जिस तरीके से मुद्दे ये पहले भी उजागर हुए, और वो घटनाक्रम क्या था, क्योंकि वो हमारे सामने भी एक नया है, और मेरे अंदर भी बहुत कौतूहलपन है उसे जानने के लिए कि लगातार वो दौर क्या था जब इस तरह की कांग्रेस में अंतर्कलह हुआ करती थी। देखिए, 4 किस्से तो ऐसे हैं जो बहुत चर्चित किस्से हैं, मैं बताना चाहूँगा आपको। एक तो ये 1946 की बात है, ये जब तो देश अभी आज़ाद हुआ भी नहीं था, होने वाला था, ठीक है।
और ये तय था कि कांग्रेस का ही कोई एक व्यक्ति जो है वो देश का प्रधानमंत्री बनेगा। ठीक है। और कांग्रेस ने उस समय जो उनकी प्रदेश कमेटियां थी, जिसको पीसीसी कहा जाता है, तो उनमें से 15 में से 12 कमेटी जो थी, उन्होंने सरदार पटेल को अध्यक्ष बनाने के लिए अपना वोट दे दिया। 3 कमेटी नेहरू के पक्ष में थी। ठीक है। लेकिन गांधी के कहने पर सरदार जो है उस रेस से हट गए, वो निकल गए और नेहरू जी जो है वो प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और उसके बाद वो फिर प्रधानमंत्री बने। तो ये एक बहुत पुराना, बहुत चर्चित और जिसको लेकर बहुत आज भी जो है टीका टिप्पणी और अलग अलग एंगल से देखा जाता है कि अगर नेहरू नहीं बनते और अगर गांधी ने इंटरव्यू नहीं किया होता और अगर सरदार प्रधानमंत्री होते तो क्या होता। अब ये होता तो क्या होता वाले जो किस्सा है, ये लगातार आज भी सुर्खियों में रहता है, आज भी चर्चा में ये रहता है। अब दूसरा बहुत बड़ा चर्चित किस्सा है, वो मैं बताऊं आपको, जो मुझे बहुत पर्सनली चुभता है। मतलब मुझे वहां पे उतना मैं आहत नहीं होता हूं जितना इस किस्से को लेकर मैं आहत होता हूं। मैं बताऊं आपको, वो है, मैं बताऊं कि सुभाष चंद्र बोस का कांग्रेस अध्यक्ष बनना पहली बार, और उसके बाद जब वो दूसरी टर्म के लिए खड़े होना चाहते थे तब गांधी का उनका विरोध करना और गांधी की ओर से एक अपने उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया को खड़ा करना, और उसके बाद भी शोभित जी उसके बाद भी उस उम्मीदवार का हार जाना, ये अपने आप में एक अभूतपूर्व घटना थी, जो दर्शाता है कि उस समय, ये 1938-39 की बात है, ये उस समय मतलब कि सुभाष चंद्र बोस से बड़ा लीडर इस देश में कोई नहीं था। ये वास्तविकता है। और वो गांधी को बहुत सम्मान देते थे। लेकिन ये, और जब पट्टाभी सीतारमैया हार गए वो चुनाव, तो गांधी ने अपने अखबार जब निकलते थे उनके, ये हरिजन और नवजीवन, और तो उन सब में उन्होंने एक लेख लिखा था। उन्होंने कहा था कि ये पट्टाभी सीतारमैया की जो हार है वो मेरी हार है। उन्होंने इस चीज को पर्सनली लिया था। उनके बाद उन दोनों के बीच में पहले भी और बाद में बहुत सारे पत्र व्यवहार हुए हैं, पर गांधी जो है कभी सुभाष चंद्र बोस की जो एक आक्रामक सोच थी, उस सोच को कभी जो है वो सहन नहीं कर पाए, वो पचा नहीं पाए। और जब क्या होता है कि सीडब्ल्यूसी बनती है, ठीक है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी बनती है ना, तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी में जब दूसरी बार भी वो जीत गए, सीतारमैया को हरा दिया, उसके बाद यही सरदार पटेल साहब, ये सी राजगोपालाचारी जी, वहाँ उनका बहुत बड़ा उपयोग हुआ था उस समय। फिर वो सी राजगोपालाचारी ने अपना जो पुस्तक लिखा था 1955 में मेरे ख्याल से, उस पुस्तक में उनका जिक्र भी किया कि यार मुझसे बड़ी गलती हो गई कि मैंने बोस जैसे व्यक्ति को जो है मैं हत्था बन गया किसी का, और मैंने बहुत गलत काम किया। ये राजा जी जो है उन्होंने खुद स्वीकारा इस चीज को। तो बोस को अध्यक्ष होते हुए भी बहुत विरोध सहन करना पड़ा सीडब्ल्यूसी में, क्योंकि ये सब जो है बाकी के लोग जो है वो गांधी जी के इशारों पर चलते थे। और फिर उन्होंने जो है थक हार कर, उस समय उनकी तबीयत बहुत खराब थी, उतनी खराब तबीयत थी कि मतलब बुखार वो जा नहीं रहा था, और वो उनको फिर भी उनको कहा गया कि आप अध्यक्ष हैं तो आपको इस सम्मेलन में आना पड़ेगा। और वो जब आए तो वो बैलगाड़ी में आए थे, वो बैलगाड़ी में आए थे और बहुत बहुत ज्यादा बुखार था। तभी भी जो है ये लोगों ने इनकी ये कहकर जो है मजाक उड़ाने की कोशिश की कि आप चेक तो कीजिए कि बगल में कहीं प्याज तो नहीं दबा के रखा हुआ है। तो बगल में प्याज दबा के रखते हैं तो शरीर गर्म हो जाता है ना, तो मतलब बुखार नकली तो नहीं है। इस तरह का भी जो है तंज उस पर कसा गया। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने जो है फिर वो कांग्रेस को त्याग दिया, फिर उन्होंने अपनी पार्टी बनाई फॉरवर्ड ब्लॉक। फिर फॉरवर्ड ब्लॉक उनको लगा कि इससे भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि उस समय जंग छिड़ चुकी थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो छिड़ चुका था, और बोस पूरे दुनिया में एक इतना बड़ा नाम हुआ करते थे कि इसकी कोई मतलब गांधी और नेहरू और माफ कीजिएगा सरदार, इन सब के ये सब इनके नाम के आगे बहुत बौने थे उस समय। आप सोच लीजिए ना कि गांधी के द्वारा जिसको समर्थन अभी फॉर एग्जांपल सोनिया गांधी के द्वारा मान लीजिए कि ये खरगे साहब है, उनको आधिकारिक उम्मीदवार घोषित कर दिया जाता है, अगर वो हार जाए तो इसका मतलब क्या बनता है कि सोनिया गांधी का अब औचित्य रहा नहीं कांग्रेस पार्टी में। बिल्कुल। तो उस समय गांधी, हालांकि गांधी उस समय प्राथमिक सदस्य अभी छोड़ चुके थे कांग्रेस थी, ये भी देखिए एक बड़ी अजीब बात है, वो कांग्रेस के प्राथमिक सदस्य नहीं थे उस समय, फिर भी चलती उन्हीं की थी कांग्रेस में, ठीक है। और उसके बाद जब उनके उम्मीदवार का हार जाना हो जाए कि भाई हार गए हैं वो, तो आप समझिए कि गांधी का सही अर्थ में सुभाष के सामने क्या कद था उस समय।
अब ये वो बड़ा कुछ लोगों को नहीं अच्छा लगेगा, लेकिन ये वास्तविकता है। तो फिर उन्होंने फिर वो निकले, फिर तो बड़ी रोमांचक कहानी है कि कैसे वो कोलकाता में जो नज़र कैद थे वहाँ से निकले रात को, फिर वो अफगानिस्तान पहुँचे, फिर उन्होंने अपने हिसाब से डील किया, रशिया जा नहीं पा रहे थे, फिर जर्मनी पहुँच गए, वहाँ से जापान, जापान से फिर वो पूरी सेना हमारी जो इकट्ठा की और आए बर्मा तक आ गए। अंडमान निकोबार जो है वो भी उन्होंने जो है स्वतंत्र कर दिया था, उनको नाम दिया था स्वतंत्र, टापुओं का नाम दिया था स्वतंत्र और स्वराज, ये नाम दिया था। तो ये एक बहुत चर्चित किस्सा है और मुझे यहाँ बहुत ये खलता है कि मुझे लगता है कि काश अगर ये नहीं होता, अगर बोस बने रहते कांग्रेस के अध्यक्ष, और अगर गांधी जो है अपने ईगो को बीच में नहीं लाते। गांधी के ईगो के कारण तो हमने बहुत कुछ सहन किया है, माफ कीजिए अगर किसी को बुरा लगे तो, लेकिन वास्तविकता है ये। जीना के साथ भी ईगो वाला ही मामला है पूरा, ठीक है। तो जीना तो छोड़ के चले गए थे, जीना यहाँ थे नहीं। जीना जो है कांग्रेस और आंदोलन सब छोड़ के चले गए भाई, उन्होंने वकालत करनी है, वो चले गए ब्रिटेन में, वहाँ वकालत की उन्होंने। ये फिर मुस्लिम लीग के लियाकत अली और ये सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा वाले जो इकबाल साहब हैं, अलामा इकबाल साहब, वो दोनों वहाँ पे गए थे। और लियाकत अली का साहब की जो बेगम थी, अरे बहुत उनका नाम मेरे जुबान पे आ नहीं रहा अभी, जो बहुत उनका भी बहुत मतलब बड़ी उनका रसूख बड़ा था, उनको बहुत माना जाता था, वो भी गई थी साथ में। इन्होंने जाके फिर जिन्ना को समझाया, कोशिश की और कहा कि आप आइए और मुस्लिम लीग को आप संभालिए। तब जाके जब जिन्ना को लगा कि मैं गांधी के द्वारा किए गए मेरे अपमान का बदला ले सकता हूं, इसीलिए फिर वापस आए। और जिन्ना वाज अ सेक्युलर पर्सन, उसको जिन्ना साहब को इस्लाम की कोई रवायत से भी कोई मतलब नहीं था, वो बड़े सेक्युलर किस्म के इंसान थे। पर ये इसलिए हुआ क्योंकि वो चाहते थे कि अब मौका है मेरे हाथ में, तो आई कैन ऑल्सो शो मिस्टर गांधी दैट व्हाट आई कैन डू। और उनका एक बहुत प्रचलित बयान है कि मैंने अपने स्टेनो और टाइपराइटर की मदद से जो है पाकिस्तान लिया है, ये भी इनका बयान है। तो ये बहुत कुछ चीज़ें हुई है, पर ये एक दूसरा बड़ा एक ऐसा वाकया है जिसमें बहुत ये विवाद भी हुआ और उसके बाद नुकसान भी हमको बहुत कुछ उठाना पड़ा। ने ये है कोर्ट में जो बोल रहा था, ये कोर्ट है मेरे सामने पड़ा है, जो गांधी ने कहा कि सुभाष की जीत के बाद, कोर्ट अनकोट है कि मैं सुभाष की जीत से खुश तो हूं, परंतु मेरे कहने पर ही पट्टाभी सीतारामैया ने अपना नाम अध्यक्ष पद की रेस से बाहर नहीं किया था, तो इसलिए उनकी हार से उनसे ज्यादा मैं दुखी हूं। ये उनका ये था, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा किस्सा रहा। फिर एक और भी है, 1940 में ये पटेल विरुद्ध नेहरू वाला जो युद्ध चल रहा था, वहां भी तो वहां भी जो है गांधी ने नेहरू का साथ दिया था। तो वहां भी एक फ्रैक्शन हुआ था खड़ा, लेकिन फिर उसके बाद गांधी जी हमेशा नेहरू के साथ रहे और इसके परिणाम जो है कांग्रेस ने उस समय भुगते। और कांग्रेस के बाद जो है, मैं ये नहीं कहता देखिए, इसमें मेरा कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि नेहरू लायक नहीं थे। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो फेवरेटिज्म चला ना, ये ठीक नहीं था। उस समय के लोगों को अगर लगता था कि सुभाष ही हमारे नेता हो सकते हैं, तो फिर उसको आप ये तो फिर भाजपा की और इसकी नीति में फर्क क्या रहा? बिल्कुल यही हुआ ना। तो मतलब मैं हमेशा ये मानता हूं, मतलब मैंने लिखा भी है अपने पोर्टल पे भी है, ये लेख होगा मेरा कहीं, कि मैं मोदी जी और गांधी जी में बड़ी समानता देखता हूं। जिस तरह से उनका ऑपरेशन करने का स्टाइल जो है ना, हाउ टू ऑपरेट, वो बड़ा समान है। उस तरह से वो बिल्कुल एक दूसरे को देख के मतलब लगता है कि कार्बन कॉपी जैसा कुछ काम हो रहा है वहां पे, ठीक है। तो ये एक पूरा मामला है कि इससे भी जो है देश में बहुत सारी असर, उसका प्रभाव पड़ा। और एक है सीताराम केसरी वाला मामला है, ठीक है, जिनको रूम में कैद कर दिया गया था चुनाव के दौरान। ये बताते हैं, ये बड़ा अजीब किस्सा था। 1996 में ये बिहार से थे, सीताराम केसरी जी कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। ये मैं इसलिए थोड़ा नीचे देख रहा हूँ क्योंकि मेरे पास डाटा है तो थोड़ा आसान हो जाएगा। और वो आज़ादी के समय के, मतलब उस समय के थे, तो वो लड़के बड़के जो आंदोलन भी में भी हिस्सा लिया था, ये सब किया था। और उसके बाद 98 में लोकसभा की मध्य सत्र चुनाव हुआ, आप सबको याद होगा, ठीक है, जहाँ फिर वो वाजपेयी जी की सरकार बनी। अब कांग्रेस अध्यक्ष केसरी की जगह पे सोनिया गांधी जो है वो पार्टी के मुख्य प्रचारक उस समय बने थे, और सोनिया की सभा में भीड़ भी बहुत रहती थी, ठीक है। और कांग्रेस जो है उस चुनाव में 141 बैठक जीत पाई थी, और बहुमत और सत्ता दोनों से वो
दूर रही थी, ठीक है। अब इस हार के लिए सीताराम केसरी को जिम्मेदार ठहराया गया, ठीक है। और उसके बाद जो है शरद पवार, जितेंद्र प्रसाद, ए के एंटनी, प्रणब मुखर्जी जैसे नेताओं ने 5 मार्च 1998 के दिन जो है पार्टी की हार की समीक्षा के लिए बैठक की और उस बैठक में उन्होंने सोनिया गांधी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की पेशकश कर दी, ठीक है। अब 9 मार्च 1998 को केसरी साहब जो है, चचा केसरी कहते थे उनको सब उस समय, तो उन्होंने जो है वो अपना इस्तीफा दे दिया और अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन उन्होंने कार्यकारी जो वर्किंग कमेटी है उस बैठक के दरमियान उन्होंने कहा कि मैं अपना पद छोड़ दूंगा, उस ऐसा कह के वो इस्तीफा वापस खींच लिया। पहले दिया, फिर बैठक में कहा कि मैं आगे छोड़ दूंगा, ऐसा करके वापस ले लिया। और फिर उसके बाद जो है वो 14 मार्च 1998 की सुबह केसरी वर्किंग कमेटी की बैठक में जब पहुंचे तो प्रणब मुखर्जी के घर ये था, ये पूरी बैठक थी और 2 एजेंडा पास हुए, मुसद्दे पास हुए। उसमें एक तो केसरी को हटाना था, सोनिया गांधी को अध्यक्ष बनाना था, ठीक है। और फिर कुछ ऐसा ड्रामा हुआ भाई कि ये मान रहे थे, इनको कमरे में बंद कर दिया गया। तो इसकी भी बड़े मतलब मजाक और तंज वगैरह सब किए गए थे। मेरे कहने का तात्पर्य ये था, पूरा ये जो हमने लंबा चौड़ा इतिहास बताया अभी, कि कांग्रेस में जब भी ऐसी घटनाएं हुई है तब देखिए कांग्रेस बहुत कमजोर रही है, ठीक है, या तो आगे जाके कमजोर हो गई है। अभी जो चल रहा है ये, इससे भी कांग्रेस को कोई फायदा होने वाली कोई स्थिति हमको नहीं दिख रही है। और जैसे अभी बात कर रहे थे कि सचिन पायलट छोड़ के कभी भी जा सकते हैं, ये आज इनके खत में हमने पढ़ा, हम परसों बात भी कर रहे थे, कल परसों बात भी कर रहे थे कि ये कभी भी छोड़ सकते हैं। बिल्कुल, तो ये होगा कभी ना कभी। तो राजस्थान तो हाथ से जाएगा और आगे अब देश में क्या बचेगा, ये एक सबसे बड़ा सवाल रहेगा। और क्या राहुल गांधी इसी तरह की कांग्रेस चाहते हैं, ये भी एक सवाल मन में खड़ा उठता है कि कैसी कांग्रेस चाहते हैं। मन में कोई नक्शा तो होगा, कोई एक ब्लूप्रिंट होगी, कोई एक परिकल्पना होगी कि कैसी कांग्रेस हो आज के समय में, जो रिलेवेंट हो और इस स्थिति में अपना वजूद जो है वो प्रदर्शित कर सके। सिर्फ स्थापित करना नहीं होता, आपको सीटें जीतनी पड़ती है, आपको चुनाव जीतने पड़ते हैं। तो क्या वो कैसे करेंगे, मतलब क्या सोच के वो चल रहे हैं, जो भारत यात्रा में चलते जा रहे हैं, जोड़ो यात्रा में, वो किस सोच के साथ चलते जा रहे हैं, ये कहीं स्पष्ट नहीं हो रहा है शोभित जी। बिल्कुल। तो निश्चित ही तौर पर एक दृश्य सामने बनता हुआ दिख रहा है जिसमें कांग्रेस जो है वो कमजोर होती हुई दिख रही है और प्रधानमंत्री मोदी का दौरा जो है राजस्थान में जिस तरीके से हुआ है और जिस तरीके से उन्होंने झुक के प्रणाम किया है, तो एक सॉफ्ट कॉर्नर और लोगों का विश्वास जीतने का कहीं ना कहीं वो बहुत बड़ा ध्येय साबित हो सकता है। और इसके बाद में अब देखने वाली बात ये होगी कि राजस्थान चुनाव अगले साल है, क्या कुछ चुनाव में परिवर्तन या समीकरण बनते और बिगड़ते हुए दिखेंगे, तो इस पर भी हम लगातार प्रकाश डालते रहेंगे। आज राष्ट्र संवाद कार्यक्रम में इतना ही। हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि देश और दुनिया से जुड़ी हुई तमाम खबरों को वो हमारे वेबसाइट www.kalamkartavya.com पर जाकर देख सकते हैं। तो फिलहाल हमको दीजिए इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार।